गुड मॉर्निंग सभी को। आज है 22 दिसंबर और हम निकल रहे हैं अपना ग्रुप टूर लेकर गुजरात के लिए। हमारी ट्रेन बनारस ओखा एक्सप्रेस जो कि 3 घंटे लेट है। अभी सुबह के बजे है 6 और 3:25 उसका आने का टाइम था, लेकिन अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और ट्रेन आने की उम्मीद 7 बजे के आसपास की है। तो फ़िलहाल हमारा ग्रुप पहुंच चुका है कानपुर सेंट्रल। मैं भी पहुंच चुका हूं कानपुर सेंट्रल पे और देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। हेलो, अभी अपनी ट्रेन 6:40 दिखा रहा है। 6:40 पे आने की संभावना है और आगमन हो चुका है हमारी ट्रेन का। तो जी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है द्वारका। पूरे 25 घंटे बाद हम पहुंच चुके हैं द्वारका। खाते पीते फिर भी ट्रेन राइट लाइन थी। यहाँ से आपको मंदिर के लिए जाने के लिए जो ऑटो हैं वो 20 रुपये पर सवारी के हिसाब से मिल जाएंगे। ये देखिए, इस स्टेशन के बाहर निकलते ही ये स्टीम इंजन, बहुत बढ़िया। ठीक स्टेशन के बाहर ये है, इसका संक्षिप्त विवरण है। इसके गेज, उत्पाद, निर्माण वर्ष, वजन वगैरह वगैरह। ये गोमती नदी का किनारा। अभी देख रहे हैं इसमें काफ़ी जल है क्योंकि शाम का टाइम है। अभी जैसे जैसे रात होगी इसका जल स्तर और बढ़ेगा और जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा ना, इसका जल स्तर धीरे धीरे कम होता जाएगा और दोपहर तक बिल्कुल कम हो जाएगा। आप पैदल भी इसको पार कर सकते हैं। ये सामने ये है द्वारकाधीश जी का मंदिर। यहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। पास में ही ये देखिए सुदामा सेतु। अभी चूँकि मेंटेनेंस का काम चल रहा था तो सुदामा सेतु बंद था। इसमें टिकट की एंट्री फीस है 12 साल से कम के लिए 5 रुपये, 10 रुपये। इसकी कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग भी है जी। अब ये है सुदामा सेतु। ये गोमती नदी पार करने के लिए है। बहुत खूबसूरत है। जय हो श्री भड़केश्वर महादेव। ये द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है श्री भड़केश्वर महादेव, समुद्र के तट पर। यहाँ का सुबह और शाम का नज़ारा बहुत अच्छा होता है, बहुत खूबसूरत होता है। सुबह सूर्योदय और शाम में सूर्यास्त के समय। जय हो भड़केश्वर महादेव। ये शिवलिंग।
यहाँ अक्सर लोग सेल्फी खिंचाते हैं, फोटोज वगैरह। ये है भड़केश्वर महादेव का तट। ये जो सामने देख रहे हैं ये लाइट हाउस है यहाँ का। ये है समुद्र तट। काफ़ी तेज़ हवाएं यहाँ पर चलती हैं। और ये जो देख रहे हैं सामने ये लहरों के कारण जो पत्थर हैं वो कट गए हैं और एक छोटी छोटी सुरंग जैसी हो गई, छोटी छोटी गुफा जैसी। तो आज हमारा यहाँ दूसरा दिन, वैसे तीसरा दिन घर से निकले हुए। तो ये है वो गोमती नदी जो हमने पहले देखी थी। देखिए कितना इसका जल इस समय कम है। ये दोपहर का समय है और हम देखिए सब पैदल पार कर रहे हैं। हम भी पैदल पार कर रहे हैं उसको। और नदी से होते हुए हम जा रहे हैं पांडुकूप। पांडुकूप के बारे में हम आपको बताते हैं आगे। अभी ये देखिए ये सुदामा सेतु, और देखिए कितना जल स्तर इसका कम हो चुका है। लेकिन एक चीज़ यहाँ बहुत सावधानी से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है और कंकड़ जो है ना वो पैरों में चुभते हैं, तो बहुत सावधानी पूर्वक हमें इसे पार करना है। ये है पांडुकूप। यहाँ पर ये 5 कूप है पांडुकूप। चारों तरफ ये यहाँ खारा जल है, लेकिन इस कुएं का ना जल अत्यंत ठंडा और साथ में मीठा भी। ये है गोमती और सागर का मिलन। देखिए ये द्वारकाधीश मंदिर। ये इधर से आ रही है ये गोमती नदी। और यहाँ पे हो रहा है सागर से इसका मिलन। मंदिर से बाहर निकलते ही ये ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रसादम मतलब भोजन है। 30 रुपये टोकन इसका लगता है शुल्क, और आप भरपेट यहाँ खाना खा सकते हैं, जिसमें आपको मिलता है रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ढोकला, फरसान, और रात्रि में खिचड़ी, रोटी, सब्जी, दाल। यहाँ स्वयं आपको अपनी थाली रखनी है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ भोजन करें, लेकिन उसको उतना ही लें जितना खा सकें, उसको बर्बाद ना करें, और अपनी इच्छा अनुसार दान जरूर करें। काफ़ी सफाई है यहाँ पर। आज चौथा दिन और हमारा पूरा 35 लोगों का समूह जा रहा है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, भेड़ द्वारका, गोपी तालाब। आज पूरे दिन भर के लिए हम लोग बाहर हैं। हम लोगों ने ये बस करी है जिसका शुल्क लगा है 6200 रुपये पूरी बस का। अभी हम पहुंच चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। जय हो, हर हर महादेव। अच्छा, जब भी आप पूरे दिन का आप भेड़ द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग इन सब जगह जाते हैं तो सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलें, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक तो पहली भीड़ कम मिलेगी, और दूसरा कारण ये है कि दोपहर में भेड़ द्वारका मंदिर बंद हो जाता है
तो आपको वहाँ इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और बंद होने से पहले आप दोपहर में ही दर्शन कर लेते हैं। ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहते हैं इसके उद्धार में जो गुलशन कुमार टी सीरीज़ वाले थे, उन्होंने काफ़ी पैसा इस मंदिर को दिया है इसके निर्माण कार्य में। जय माता दी। ये है मंदिर परिसर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का। ये आपका द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये शिव जी की प्रतिमा काफ़ी ऊंची प्रतिमा है और मंदिर के बाहर ही आपको आसपास काफ़ी कुछ खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। ये मंदिर प्रांगण में ही अन्य छोटे छोटे मंदिर, और ये है शनि देव जी का मंदिर। जय शनिदेव महाराज। अभी हम पहुंच चुके हैं गोपी तालाब। गोपी तालाब जो कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ काफ़ी आपको खाने पीने की दुकानें और अन्य चीज़ों की छोटी छोटी दुकानें आपको मिल जाएंगी। जब भी आप गुजरात आएँ, यहाँ पर गुजराती खाना आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। कहते हैं यहाँ गोपी तालाब में वृंदावन से सारी गोपिकाएं आई थीं और वृंदावन की गोपिकाएं यहाँ पर आखिरी बार कृष्ण से मिलने द्वारका आई थी और यहाँ अंतिम रासलीला हुई थी। ये है गोपी तालाब। यहाँ की गोपी तालाब की मिट्टी जो है वो पीली है, जिसका यहाँ उसको गोपी चंदन बनाया जाता है जिसका, और ये 10 रुपये स्टिक से लगा के, और आप भी 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये जिस साइज़ का आप लेना चाहें उस साइज़ का आपको यहाँ गोपी चंदन आपको मिल जाएगा। गोपी चंदन जो कि पूजा के कार्य में आता है। अभी हम पहुंच रहे हैं भेड़ द्वारका। ये है सुदर्शन सेतु जिसके ऊपर से हम लोग गुजर रहे हैं। ये भेड़ द्वारका से लगभग 34 किलोमीटर तथा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई थी, जहाँ भेंट स्वरूप सुदामा श्री कृष्ण के लिए चावल लेकर आए थे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ चावल चढ़ाने का प्रावधान है और दोपहर में ये मंदिर बंद हो जाता है भेड़ द्वारका का। इस पुल का भी नया निर्माण हुआ है, सुदर्शन सेतु। मंदिर परिसर में आपको मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ मोबाइल रखने के लिए आप 5 रुपये प्रति मोबाइल के हिसाब से वहाँ जगह जगह काउंटर बने हुए हैं जहाँ पर आप अपना मोबाइल रख सकते हैं।
भेड़ द्वारका में भी निःशुल्क भोजनालय की व्यवस्था है, जिसकी टाइमिंग है दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 बजे, जब तक भोजन उपलब्ध है तब तक आप यहाँ भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ दोपहर के खाने में हर दिन अलग अलग बनता है। जैसे कि जब हम पहुँचे थे तो आज बनी थी दाल, सब्जी, रोटी, चावल एवं साथ में गाठिया, और मीठे में बूंदी थी। आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि उतना ही खाना लें जितना कि आप खा सकें, उसे बर्बाद ना करें और दान अवश्य करें, क्योंकि आपके ही दान से यहाँ पर लाखों श्रद्धालु रोज़ निःशुल्क भोजन पाते हैं। भेड़ द्वारका से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हनुमान जी व उनके पुत्र मकरध्वज जी का मंदिर। कहते हैं हिंदुस्तान में ये इकलौता मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी व उनके पुत्र मकरध्वज एक साथ विराजमान हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जब ये उनके पुत्र की मूर्ति यहाँ पर स्थापित करी गई थी तब वो आकार में काफ़ी छोटी थी। अब वो धीरे धीरे वो मूर्ति बड़ी होती जा रही है। मकरध्वज मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आशापुरा माता। काफ़ी शांत मंदिर है। प्रांगण हालांकि काफ़ी बड़ा है, लेकिन बड़ा शांत, क्योंकि भीड़ भाड़ यहाँ बहुत कम होती है। जय आशापुरा माता। अब हम आ चुके हैं शिवराजपुर बीच, जो कि द्वारका से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिवराजपुर बीच, यहाँ पर बच्चों को और जिनको एडवेंचर पसंद है उन्हें जगह खूब पसंद आने वाली। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से 500 रुपये पर पर्सन तक अलग अलग एक्टिविटीज़ के अलग अलग रेट हैं। ये हम लोगों ने बोटिंग का मज़ा लिया था समुद्र में। यहाँ काफ़ी चहल पहल और काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। ये मेरे ख्याल में द्वारका का सबसे महंगी जगह है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ आपको मिलेगी जस्ट डबल रेट पे। देखिए शानदार नज़ारा, शिवराजपुर बीच। और आज के दिन अंत में हम पहुंच चुके हैं रुक्मणी मंदिर, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की कहानी ये है कि यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण व रुक्मणी को श्राप दिया था, जिससे रुक्मणी श्री कृष्ण से 12 वर्ष तक दूर रही थी। और साथ में ये भी था कि श्राप ये दिया था कि यहाँ का सारा जल खारा हो जाएगा। इसी वजह से इस मंदिर में प्रावधान है कि यहाँ पर जल का दान होता है, यहाँ जल दान किया जाता है।
तो ये थी संपूर्ण जानकारी द्वारका की। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।